आप देख रहे हैं डंजन मांगा एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। छाप। एक पेपर बॉल सीधे टीचर जेन माँ के सिर पर लगती है। क्लासरूम में माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन वह बस हल्की सी उलझन के साथ ऊपर देखती है। चश्मा पहने एक लड़का अपनी बुलसाई के लिए खुश होता है, जबकि उसका दोस्त मजाक करता है कि मोलसुक उससे अगले हफ्ते तक सिर से टक्कर मार देगी। बदमाश को कोई फिक्र नहीं। वह दावा करता है कि माओसुक ड्राइंग में इतनी डूबी रहती है कि उसे बिल्डिंग में आग भी लगे तो पता नहीं चलेगा। उसके दावे को साबित करने के लिए वो फिर से कागज की गोली मारता है और मोलसुक बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं देती, जिससे उसे बहुत मजा आता है। बच्चों को मोलसुक का मजाक उड़ाते देखकर मानेट हैरान रह जाती है और उसे एक भयानक संभावना की चिंता सताने लगती है। गर्जन। उसे एक डरावना विजन आता है। क्या इंसानों को नष्ट करने वाली दानव राजकुमारी भी तंग किए जाने की वजह से ही बनी थी? बदमाश अगली कागज की गेंद बनाता है और खुश होकर कहता है कि कितना मजा आ रहा है। उससे पहले कि वह फेंके, मनेट का रोबोटिक हाथ उसकी कलाई को पकड़ लेता है। उसे वही रोकती है। वह गुस्से में उसके सामने आ जाती है और तेजी से उसे ये सब बंद करने को कहती है। डर के मारे वह बदमाश किरकिराने लगता है। मीना तब तक मुड़ती है जब वह असली परिणाम देखती है। मोलसुक की डेस्क से डरावनी काली आभा उठने लगती है। मनेट समझ जाती है कि अब बड़ी मुसीबत है। वह पसीने पसीने हो जाती है, सोचती है कहीं यही दुनिया का अंत तो नहीं। क्लासरूम में ही वह धीरे धीरे मोलसुक के पास जाती है और डरते डरते पूछती है कि वह ठीक है या नहीं। मोलसुक गर्व से अपनी बनी क्रेयन ड्राइंग दिखाती है, जिसका नाम है विनाश। मनेट हैरान है कि वह तो बिल्कुल ठीक लग रही है। तभी एक बच्चा डेस्क पर दौड़ते दौड़ते उसकी ड्राइंग गिरा देता है। मोलसुक सकपकाई सी बैठी है, जबकि मानेट गिरा हुआ तस्वीर उठाती है। अचानक मनिया उस कागज के कोने पर पैर रचकर उसे मोड़ देती है। वह बहुत शर्मिंदा महसूस करती है। तभी स्कूल पर बिजली गिरती है। लाइन चली जाती है और मनिया सोचती है कि शायद ये ब्लैकआउट है। अगली बिजली की चमक में मोलसुक का चेहरा डरावना और फीचरलेस हो जाता है। उसके चारों ओर काली आभा फैल जाती है। नाय खुद को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन घबराहट बढ़ती जाती है। बाकी बच्चे चिल्लाने लगते हैं कि मोलसुक और मनिया बस लड़ने ही वाले हैं। इस तनाव को अध्यापक अचानक तोड़ता है। वह चीयरफुल अंदाज में ऐलान करता है कि अब डॉज बॉल डूम का समय है। लेकिन माहौल अभी भी डरावना बना हुआ है। बाहर तूफान जारी है और बच्चे जिम की ओर बढ़ते हैं। जिम में मनिया किनारे पर खड़ी है, जबकि बाकी बच्चे हंसी मजाक करते खेल रहे हैं। दूसरी तरफ मोलसुक बिल्कुल स्थिर खड़ी है। उसके चारों ओर डरावनी आभा है जो मनिया को सब कुछ सवाल करने पर मजबूर करती है। मीना डरते डरते दानव राजकुमारी से उसकी ड्राइंग पर पैर रखने के लिए माफी मांगने आती है, लेकिन टीचर व्हिसल बजाकर खेल शुरू करा देता है और मोलसुक चुपचाप सिर हिला देती है। मनिया के सर्किट्स फटने की कगार पर है। तभी टीचर सबका ध्यान खींचता है। टीचर सभी टीमों को कोर्ट पर अपनी अपनी जगह लेने को कहती है। जैसे ही वह खेल के नियम समझाती है, एक लड़की शिकायत करती है कि उसे मीना की बजाय मालसुक के साथ टीम में रखा गया है। उसकी दोस्त उसे तुरंत चेतावनी देती है, चुप रहो, कहीं मालसुक की मौत जैसी नज़र तुम्हें भस्म न कर दे। मीना का इंटरनल डेटाबेस इस प्राचीन खेल डॉजबॉल का विश्लेषण करने लगता है। वह हैरान होती है कि इतना साधारण बॉल गेम आज के युग में भी मौजूद है। उसे समझ आता है कि यह एक मज़ेदार, हल्का फुल्का खेल होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठती है। और वह सही साबित होती है। एक काली ऊर्जा की लहर मालसुक के चारों ओर घूमने लगती है। वह मन ही मन सोचती है, चूंकि ये सिर्फ एक खेल है, तो अब मैं पूरी ताकत से खेल सकती हूँ। कोई नतीजा नहीं होगा। मीना घबरा जाती है। उसे डर है कि अगर यह खेल असली लड़ाई में बदल गया, तो समय की रेखा, टाइमलाइन ही टूट सकती है। टीचर सीटी बजाने ही वाली होती है और मीना के चेहरे पर पसीने की बूंदें झलकने लगती है। छप। सीटी बजती है। मीना तय करती है कि वह जितना हो सके उतना न्यूट्रल रहेगी, ताकि कोई तबाही न हो। ठक। गेंद हवा में जाती है। एक लड़का उसे पकड़ने के लिए उछलता है, लेकिन मीना तो अपने कयामत वाले विचारों में पूरी तरह खोई हुई है। टप। गेंद उछलकर उसके पास से निकल जाती है और उसे एहसास भी नहीं होता। धप। गेंद सीधे जा गिरती है, एक डरावनी नजर वाली मालसुक के हाथों में। मीना डर के मारे हल्की चीख निकालती है। उसे अचानक समझ आता है कि शायद मालसुक तो बस अपनी ड्राइंग अपने भाई को दिखाने वाली थी, लेकिन अब वह गेंद लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, जैसे किसी युद्ध के लिए तैयार हो। मीना बेताबी से टाइम आउट मांगने की कोशिश करती है, घबराकर चिल्लाती है,
अगर तुमने अभी लड़ाई शुरू की तो समय का संतुलन टूट जाएगा। लेकिन मालसूक के चारों ओर की काली आभा जवाब देती है, यह सब तुम्हारी गलती है। मालसूक गेंद फेंकने की तैयारी करती है, मीना की सारी विनतियों को अनसुना करते हुए। शू! मीना अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगाती है, चिल्लाते हुए कहती है, माफ करना, मैंने तुम्हारी ड्राइंग पर पैर नहीं रखना चाहा था। हाँ! गेंद दीवार से टकराती है, इतनी जोर से कि पूरा जिम गूंज उठता है। दो छात्र हैरान होकर उस विशाल डेंट को देखते हैं जो गेंद ने दीवार में बना दिया है। एक लड़का हकलाते हुए कहता है, वो डेंट पहले से था। ना। दूसरा जवाब देता है, हाँ हाँ, पहले से ही था। मीना लंबी सांस लेकर चैन की झलक महसूस करती है। वह जानती है, यह बहुत करीब था। दानव प्रभु अब जरा भी रहम नहीं दिखा रही। जैसे ही मानेट जमीन पर गिरती है, मालसूक को थोड़ी समझ आती है। वह इशारा करती है और पहली बार पहचानती है, तुम वही रोबोट हो, कल वाला। मानेट हैरान रह जाती है कि उसे यह पहचानने में इतना समय क्यों लगा। फिर मालसूक ठंडे स्वर में चेतावनी देती है, अगली बार बचने की कोशिश मत करना। स्वीश स्वीश। मानेट शूम। वह लगातार मालसूक के थ्रो से बचती रहती है। एक दर्शक हैरानी से कहता है, नई लड़की तो उड़ ही रही है। थाइन। अपनी सुपरह्यूमन स्पीड से मानेट आखिरकार गेंद को पकड़ लेती है, हमले को एक झटके में रोक देती है। पूरी क्लास दंग रह जाती है। मानेट विजयी मुद्रा में खड़ी है, अपने गिरे हुए साथियों के बीच। और इसी तरह खेल अब सिमट जाता है। एक 1-1 मुकाबले में ट्रांसफर स्टूडेंट बनाम मालसूक। क्लास चिल्लाती है, मानेट मानेट, उसे गिरा दो। लेकिन एक कोने में जियुनहान धीमे से फुसफुसाता है, मुझे तो मालसूक प्यारी लगती है। बाकी भीड़ उस बात को अनसुना करती है और भी जोर से चिल्लाती है, मानेट मानेट। मानेट दानव प्रभु की ओर देखती है, अब उसे फैसला लेना है। क्या वह अभी इस दानव को हटा दे या तब तक इंतजार करे जब तक उसका एनालिसिस पूरा न हो जाए। वह एक पल को सोचती है, अगर मैं उसे मुँहे मारने दूं तो शायद उसका गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन अगले ही पल वह उस विचार को मिटा देती है, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही तस्वीर उभरती है, खुद के लाखों टुकड़े उड़ते हुए। गुस्से की लहर अब मालसूक और भी भड़क चुकी है, चिल्लाती है, रोबोट भागना बंद करो। गेंद हाथ में लिए मानेट अब सोच में पड़ जाती है। वह अपने अगले कदम के बारे में सोचती है। उसके दिमाग में बस एक ही बात आती है, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अब वक्त है दानव प्रभु को उसी के खेल में हराने का। वह अपने चारों ओर चमकती नीली ऊर्जा छोड़ती है, उसकी आंखें सफेद चमकने लगती है। मानेट आगे की ओर झपटती है, अपनी पूरी शक्ति खोल देने को तैयार। शूम। वह बिजली जैसी तेज थ्रो करती है, पुकारते हुए, दानव प्रभु मालूक किम, अब देखो मेरी ताकत। चिंगारियां हवा में नाचती है। मानेट अंतिम वार के लिए जाती है, घोषणा करती है, अब जीत मेरी है। थ्राइंग। गेंद नीली ऊर्जा की लपट में बदल जाती है, सीधे अपने निशाने की ओर जाती हुई। पकड़। लेकिन मालसूक बिना किसी मेहनत के एक हाथ से उस सुपरचार्ज गेंद को थाम लेती है। चेहरे पर जरा भी भाव नहीं। मानेट हवा में जमी रह जाती है, स्तब्ध, अविश्वास में। मालसूक बस वही खड़ी है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कैमरा उसके चमकते लाल आंख पर जूम करता है, जहां बस एक ही बात दिखती है, वह बिल्कुल भी खुश नहीं है। भय की एक लहर मानेट पर छा जाती है। उसे एहसास होता है, अब दानव प्रभु उसे मिटाने वाली है। मालसूक गेंद फेंकने की तैयारी करती है, और मानेट जानती है, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। वह अपनी जगह जमी रहती है, टक्कर के लिए खुद को तैयार करते हुए, पूरी तरह यकीन के साथ कि अब सब खत्म है। लेकिन भी टीचर की सीटी हवा को चीरती है। एकदम अप्रत्याशित मोड़ में टीचर खुशी से ऐलान करती है, मालसूक, तुमने लाइन पार कर ली थी। मालसूक वही खिथक जाती है, चेहरे पर उलझन भरी नजर, ढीली पड़ती मुद्रा। ओए। उसकी डरावनी आभा एकदम गायब हो जाती है। अब वह बस उदासी खड़ी है। मानेट इस अचानक बदलाव से दंग रह जाती है। ठीक। सीटी की गूंज पूरे स्कूल में फैल जाती है। जब टीचर घोषणा करती है, मालसूक आउट, धीरे धीरे बरबराते हुए मालसूक कहती है, एक अच्छी लड़की को हमेशा नियमों का पालन करना चाहिए। हार चुकी, वह अकेले घर की ओर चल पड़ती है। खाली सड़क पर, सिर झुकाए। धप। अचानक
मानेट पास की दीवार पर उतरती है और आवाज लगाती है, ए दानव प्रभु, वो मैच देखा तुमने? मालसुक बस पीछे मुड़कर देखती है, उलझन में भरी नजरों से। मानेट हल्की हंसी हंसती है, माहौल हल्का करने की कोशिश में। हाँ, वो खेल कितना पागलपन भरा था ना। लेकिन मालसुक अब भी एक अजीब, डरावनी आभा बिखेर रही है। वह ठंडे स्वर में पूछती है, क्या तुम फिर से मेरे साथ डॉजबॉल खेलना चाहोगी? डरी हुई मानेट बस हकलाकर जवाब देती है, ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर वह झट से बात पलटती है, मुस्कराते हुए बोलती है, दरअसल जीत के बाद मैं थोड़ा दया दिखाना चाहती हूँ। मालसुक उसे बस भ्रमित होकर देखती रहती है। दीवार पर बैठे हुए मानेट अपनी चमकती रोबोटिक हथेली आगे बढ़ाती है, चलो सुलह कर लेते हैं। अंदर से वह घबराई हुई है। उसे एहसास है कि उसे इस दानव प्रभु का अध्ययन जारी रखना है, इसलिए बेहतर होगा कि वह उसके अच्छे पक्ष में रहे। वह सिर झुकाकर कहती है, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी ड्राइंग खराब करने का मेरा इरादा नहीं था। फिर नीचे देखती है और जोड़ती है, और कल जो मैंने तुम पर ट्रक फेंका था, उसके लिए भी माफी। मालसुक, यानी वह छोटी दानवी लड़की, और ज्यादा उलझन में पड़ जाती है। ट्रक? कौन सा ट्रक? फॉर भी। वह धीरे धीरे अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाती है। मानेट हैरान रह जाती है, क्या सच में वो इतनी आसानी से माफ कर रही है? क्लिक। जैसे ही दोनों के हाथ मिलते हैं, मानेट सोचने लगती है, क्या ये मालूम किम वाकई उतनी निर्दयी है जितना मैंने सोचा था? अचानक वह विचार चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि मानेट का रोबोटिक हाथ जोरदार धमाके के साथ फन जाता है। स्क्रू और धातु के टुकड़े चारों ओर उड़ते हैं। मानेट डर से चिल्ला उठती है, रुको, छोड़ो मेरा हाथ। दूर से मालसुक शांति से कहती है, मैंने मारा नहीं, बस हाथ मिलाया था। वह मुड़ती है, बिना भाव के कहती है, एंड शेक तो सिर्फ अभिवादन होता है। और फिर धीरे धीरे चली जाती है। पीछे छोड़ जाती है एक धुएं से भरी, बिजली की चिंगारियों से हुलसी हुई मानेट को, जिसे अब सच्चाई का एहसास हो चुका है। दानव प्रभु ही मानवता का सबसे बड़ा खतरा है, मानवता का सबसे बड़ा शत्रु। ठीक। एक नोटिफिकेशन की आवाज आती है। दानव प्रभु अब पहले से बेहतर महसूस कर रही है। मालसुक सड़क पर चल रही होती है कि तभी एक बड़ा, फुलफुला, बादल जैसा सफेद कुत्ता उसके पास आ जाता है। पास में खड़ी एक महिला अपने कुत्ते से प्यार से पूछती है, क्या तुम खुश छोटे पपी हो? कुत्ता खुश होकर भौर भौन करता है, जिससे मालसुक चौंक जाती है। कुत्ता लगातार भौंकता रहता है। मालसुक नीचे झुककर मुस्कुराती है और कहती है, चलो आओ मेरे साथ। वह छोटा कुत्ता उत्साहित होकर पट्टा खींचता है और मालसुक को पास के घर की ओर ले जाता है। हामफना। वह प्यारा, फुलफुला सफेद कुत्ता उसकी ओर देखता है और मुस्कुराता है। उसकी आंखों में चमक छिलमिलाती है। टिमटुम, टिमटिम। मालसुक के गालों पर लाली आ जाती है। अचानक उसे एहसास होता है, मुझे भी एक पालतू चाहिए। सूरज ढल रहा होता है, तभी एक ऊंची आवाज गूंजती है, मालसुक किम। थराइन। एक नौजवान स्कूल यूनिफॉर्म पहने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है, और उसके पीछे बकरियों का झुंड पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है। वह गुस्से में चिल्लाता है, मालसुक, इन बकरियों को संभालो, मुझे काम पर देर हो रही है। मालसुक कोने से झांकती है और कहती है, गुओन वू। वह एक बच्चों की एनिमल एनसाइक्लोपीडिया उसकी तरफ बढ़ाती है और गंभीरता से कहती है, मुझे एक पालतू चाहिए। गुओन वू बिना देर किए उंगलियां क्रॉस करके एक्स बनाता है और जोर से चिल्लाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। उसकी सख्त आवाज मालसुक को अंदर तक झकझोर देती है। वह सन्न रह जाती है और उसकी किताब जमीन पर गिर जाती है। गुओन वू ठंडे स्वर में कहता है, ये असली जिंदगी है, कोई सपना नहीं। वह लेक्चर देना शुरू करता है, क्या तुम्हें पता है पालतू जानवर पालने में कितना खर्च होता है? वैक्सीन, खाना, देखभाल, सब कुछ महंगा है। वह आगे जोड़ता है, मैं घर पर होता ही नहीं, वॉक कौन करवाएगा? वेट के बिल भी आसमान छूते हैं। मालसुक का सिर घूमने लगता है। वह रोते हुए चिल्लाती है, मुझे पालतू चाहिए। गुओन वो अपने कान बंद कर लेता है और चिल्लाता है, हम खुद खाने के लिए जूझ रहे हैं, पालतू कहाँ से लाए? फिर वह झल्लाकर कहता है, अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो कोई दानव बुला लो अपने साथ रहने के लिए।
मालसुक तुरंत जवाब देती है, दानव बदसूरत होते हैं। वह गुस्से से कहता है, तुम्हारे पास बाहर बकरियों का पूरा झुंड है। मालसुक शांत स्वर में पूछती है, कौन समझदार इंसान बकरियों को पालतू रखता है? गुओन वू के चेहरे का रंग उठ जाता है। उसे तुरंत एहसास होता है कि उसने गलती कर दी है। वह उठकर चिल्लाता है, मैं तुम्हें किसी भी हाल में पालतू नहीं रखने दूंगा। तभी मालसुक के सींग हल्के हल्के चमकने लगते हैं। और तभी चमक, एक बिजली की तेज कड़क उनके बिल्डिंग पर गिरती है। गुओन वू तुरंत डरकर झुक जाता है और जल्दी से कहता है, ठीक है, माफ करना, मैं सोचूंगा इस पर। अगला दृश्य, गुओन वू अपने पार्ट टाइम काम पर है, जीयू 24 कन्वीनियंस स्टोर के बाहर। वह थका हुआ सांस छोड़ता है। मुझे सच में समझ नहीं आता क्या करूं, वह टेबल साफ करता हुआ सोचता है। बजट पहले ही तंग है, लेकिन अगर मैंने मना किया तो मालसुक न जाने क्या तबाही मचा देगी। उसे याद आता है, कहते हैं, पालतू जानवर इंसान की सोशल स्किल्स बढ़ाते हैं। वह कल्पना करता है, खुश मालसुक एक प्यारे कुत्ते पर बैठी पूरे शहर में घूम रही है, मुस्कुराते हुए। वह मुस्कुराकर कहता है, शायद इतना बुरा भी नहीं होगा। फिर वह सोचता है, कुत्ते का शेल्टर ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन खर्च बहुत ज्यादा होगा। वह माथा पकड़ लेता है। उफ, क्या सिर दर्द है। तभी म्याऊं, दो आवारा बिल्लियां सड़क पार दौड़ती है। गुओन वू की आंखों में चमक आ जाती है। वह मुट्ठी भींचकर कहता है, मिल गया हल। वह खुद से मुस्कुराता है, मैं इन आवारा बिल्लियों में से एक को गोद ले लूंगा। वह दुकान से एक एक्सपायर हुए खाने के पैकेट निकालता है, टूना मेयो राइस बॉल्स, टूना कैन और चिकन ब्रेस्ट। वह एक गली में झुककर बैठता है और पुकारता है, आओ ना छोटे किट्टीज। धीरे धीरे कई बिल्लियां पास आती है, सावधानी से सूंघती हुई कुछ खाने लगती है। और गुओन वू मुस्कुराते हुए सोचता है, ठीक है, अब आगे क्या किया जाए। धीरे धीरे सोचते हुए वह तय करने की कोशिश कर रहा था कि किसे चुने। तभी उसे कुछ अजीब नजर आता है, एक परछाई जैसी आकृति जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही है। अब वह देखता है कि एक बड़ा मोटा सा पीला जीव बिल्लियों के साथ बैठकर खाना खा रहा है। वह हैरान रह जाता है, सोचता है, ये आखिर है क्या चीज। अचानक एक नारंगी बिल्ली अपनी पीठ मोड़ती है और डर से हिस्स करती है। गुओन वू अपनी आंखें मलता है और सोचता है, क्या मैं ये सब सच में देख रहा हूँ या बस बहुत थक गया हूँ। और फिर उसे एहसास होता है, वो चीज कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि एक गुलाबी हाथी है। वह स्तब्ध होकर कहता है, मैं गली में सचमुच एक गुलाबी हाथी देख रहा हूँ। वह अजीब हाथी धीरे से कमजोर आवाज में बोलता है, मुझे खाना चाहिए। गुओन वू सन्न रह जाता है, फिर अचानक चिल्लाता है, ये बोल सकता है। वह कुछ देर घबराकर सोचता है, क्या मुझे एनिमल कंट्रोल को कॉल करना चाहिए। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक तेज बिजनेस आइडिया आता है, ये तो बोलने वाला हाथी है। उसके दिमाग में तुरंत तस्वीर बनती है, द टॉकिंग एलिफेंट नाम का चैनल, और स्क्रीन पर झलकता है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। गुओन वू जोश में भरकर दौड़ पड़ता है अपने अपार्टमेंट की तरफ। मालसुक, जयाओ, ये देखो मैंने क्या पाया है। वह दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आता है और गर्व से छोटा हाथी दिखाता है, देखो तुम्हारे लिए। लेकिन वो छोटा हाथी उलझन में चारों ओर देखता है और कहता है, ये जगह आखिर है कहाँ। गुओन वू खुशी से उछलते हुए कहता है, हमें न्यूज़ चैनल को बुलाना चाहिए या फिर अपना चैनल शुरू करे, हम अमीर हो जाएंगे। मालसुक बस उसे खाली नजरों से देखती रहती है। अचानक उस छोटे हाथी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह खुशी से पुकारता है, मेरे स्वामी, आखिरकार मैं आपको मिल गया। वह छलांग लगाकर मालसुक से लिपट जाता है। गुओन वू हक्का बक्का होकर पूछता है, रुको, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। मालसुक उस जीव को ध्यान से देखती है। उसकी आंखों में एक हल्की पहचान की झलक आती है। वह कहती है, क्या? फिर बिना किसी भाव के कहती है, अब से तुम मेरा पालतू हो। वह छोटा हाथी सदमे में आ जाता है। क्या आपने अपनी पिछली जिंदगी भूल गई? वह गंभीर स्वर में अपना नाम बताता है, मेरा नाम बेहीमोथ है। फ्लैशबैक शुरू होता है। एक विशाल 3 आंखों वाला दानव, जो पूरी दानव सेना का दूसरा सबसे शक्तिशाली कमांडर था, बेहीमोथ।
मालसुक सिर झुकाकर कहती है, हाँ, कुछ कुछ याद आ रहा है। फिर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, लेकिन तुम अब कुछ अलग दिख रहे हो। बेहिमोथ की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। वह समझाने लगता है, 1 साल पहले जब आपका जागरण हुआ था, मुझे पृथ्वी पर बुलाया गया था, लेकिन आपकी शक्ति पूरी तरह ट्रांसफर नहीं हुई और मैं इस हास्यास्पद रूप में फंस गया। वह आगे कहता है, मैंने साल भर अकेले भटककर आपकी तलाश की, अपने स्वामी को खोजने के लिए। फिर विनती करता है, कृपया मुझे अपनी शक्ति दो ताकि हम मिलकर इस दुनिया पर राज कर सकें। मालसुक कुछ देर तक उसे देखती है और फिर बिना किसी हिचक के कहती है, अगर तुम्हें अपनी शक्ति वापस मिली तो तुम फिर से बदसूरत हो जाओगे। गुओन वो बीच में बोल पड़ता है, क्या हम इसे रख सकते हैं? बस ये घर के अंदर टॉयलेट न करे। बेहिमोथ गुस्से से फट पड़ता है, मैं दानव सेना का कमांडर हूँ, कोई पालतू जानवर नहीं। मालसुक ठंडे स्वर में जवाब देती है, अब से तुम मेरा पालतू हो, बस बात खत्म। गुओन वो मुस्कराकर कहता है, ठीक है, पास हो गए, अब ये आधिकारिक है। बेहिमोथ गुस्से में दहाड़ता है, नहीं, ये अपमान है। मालसुक शांति से कहती है, अगर पालतू हो तो बाहर जाकर पेशाब करो। बेहिमोथ बेताबी से कहता है, स्वामी, हमें दुनिया पर राज करना चाहिए, घर घर नहीं खेलना चाहिए। अगला दिन आता है। शहर में चमकती धूप बिखरी है। बेहिमोथ की आंखें खुलती है और वह डर के मारे देखता है कि उसे जबरदस्ती तरबूज के कपड़ों में खूंस दिया गया है। थीम डॉग आउटफिट पहने हुए बेहेमोथ को देखकर मालसुक सहजता से समझाती है कि उसने खुद वो कपड़े बनाए हैं और जब वो सो रहा था तब उसने उसके कानों को क्रेयॉन से रंग दिया था। स्लाइड। वो उसके सामने पालतू खाने का कटोरा रख देती है और कहती है, ये तुम्हारा नाश्ता है। आंखों में आंसू लिए बेहेमोथ अपने लॉर्ड से विनती करता है कि ये मजाक बंद करे। कहता है कि हम इस तरह वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। वो पूछता है कि वो एक साधारण इंसान की बात क्यों मान रही है, क्या गानवू ने उस पर कोई जादू या श्राप कर दिया है? मगर मालसुक कुछ नहीं कहती। आंसू झरनों की तरह बहते हुए बेहेमोथ याद दिलाता है कि उन्होंने एक गंभीर कसम खाई थी। वो सिसकते हुए अपने खाने के कटोरे पर झुक जाता है, जबकि मालसुक चुपचाप उसके पास घुटनों के बल बैठ जाती है। फिर वो बिना किसी भाव के कहती है, मैंने तुम्हारे साथ कोई वादा नहीं किया था। उसके ये शब्द बेहेमोथ का दिल तोड़ देते हैं। वो स्तब्ध रह जाता है। जब मालसुक स्कूल के लिए निकलती है तो जाते जाते कहती है, घर का ध्यान रखना और अखबार का इस्तेमाल टॉयलेट के लिए करना। क्रैक। इस बेइज्जती से बेहेमोथ पत्थर बन जाता है। वो सोचता है, मेरी लॉर्ड कभी हमारी कसम नहीं भूल सकती। जरूर कुछ और वजह है। स्लाइड क्लंक। वो दरवाजा बंद करता है और एक गंभीर नतीजे पर पहुंचता है। जिस डेमन लॉर्ड को मैं जानता था वो अब नहीं रही। क्रीक। अपनी पुरानी शान को याद करते हुए जब वो दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली प्राणी था, वो एक अंधेरे दरवाजे के सामने खड़ा होता है। उसकी आंखों में बैंगनी रोशनी जल उठती है। बररूम। वो गड़गड़ाहट भरी आवाज में ऐलान करता है, तैयार हो जाओ इंसानों, अब डर के मारे कांपने का वक्त आ गया है। लेकिन उसी पल उसका सारा ड्रामा एक बकरे की वजह से खत्म हो जाता है। मालसुक के बकरे वहां आराम से बैठे हैं। में एक बकरा उसके चेहरे के सामने जोर से चिल्लाता है। उसकी डेमोनिकोरा से जरा भी प्रभावित नहीं होता। में बेहेमोथ घबरा जाता है और माफी मांगते हुए कहता है, ठीक है, दूर रहो तुम सब। वो अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन बकरों की भीड़ में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। शहर की ओर देखते हुए हारा हुआ बेहेमोथ बकरों को कोसता है और कसम खाता है, एक दिन मैं जरूर बदला लूंगा। प्लाउड। सड़क पर चलते हुए वो सोचता है, अगर मैं अपने लॉर्ड की सेवा नहीं कर सकता तो मैं खुद डेमन लॉर्ड बनूंगा। बररूम। वो जोर से ऐलान करता है, मेरा दोस्ते प्लान तैयार है। पहले मैं जानवरों का राजा बनूंगा और फिर पूरी दुनिया पर राज करूंगा। वूफ वूफ वूफ। लेकिन उसका भाषण एक लेवल 3 कॉटन बॉल चिहुआ हुआ द्वारा बीच में ही खत्म कर दिया जाता है। वो छोटा सा लेकिन भयानक कुत्ता पट्टे से छूट जाता है और बेहेमोथ का पीछा करने लगता है। बेहेमोथ जान बचाने के लिए भागते हुए सोचता है, आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया था? अब उस पर कबूतर झुंड बनाकर हमला करते हैं। वो उन्हें रिश्वत देने की कोशिश करता है, रुको, मैं तुम्हें अंडरवर्ल्ड के 4 रक्षक बना दूंगा। हिस्सा। एक खूंखार बिल्ली उसके सामने आकर फुफकारती है। उसके बाल खड़े हैं।
बीहेमोथ सड़क के किनारे मैनहोल पर बैठकर रोने लगता है। जब मेरी ताकत वापस आएगी, मैं तुम सबको अपने खाने की मेज पर देखूंगा। सोब। स्निफल। वो शक्तिशाली डेमन कमांडर अब एक गंदे गली में रोता हुआ मलबे में पड़ा है। खुद से कहता है, दुनिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। क्रैश। ऊपर से आवाज आती है। वो चौंक जाता है। ऊपर देखता है, सशस्त्र गांव वाले खड़े हैं। वे कहते हैं, इतना कमजोर डेमन, हमारे गांव से दूर रहना, वरना बुरा होगा। उसकी एनिमल डोमिनेशन क्वेस्ट की शुरुआत ही गड़बड़ हो गई है। गांव वाले हंसते हुए कहते हैं, चलो इसे पकड़कर भून देते हैं, हाथी रोस्ट बनाएंगे। क्लिक क्लैक। तभी एक लंबी ड्रेस पहने हुई रहस्यमयी औरत साए से आगे बढ़ती है। गांव वाले तय करते हैं कि पहले इस कमजोर से प्राणी को एक हीलिंग पोशन पिला दें, ताकि मजा लंबा चले। फूश। क्रैश। इससे पहले कि वे कुछ करें, गांव वालों की चीखें गूंज उठती है। राक्षस। राक्षस आ गया। गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। सींगों वाली, लाल बालों की एक औरत बीहेमोथ के ऊपर खड़ी होती है। उसकी आंखों में ठंडी चमक है। वो कहती है कि इंसान बाहर से चाहे कितने भी कमजोर दिखें, लेकिन अंदर से हिंसा को आसानी से अपना लेते हैं। उसका चेहरा साए में छिपा हुआ है। नीचे झुककर वो बीहेमोथ की ओर देखती है और बस एक शब्द कहती है, साथ। बीहेमोथ की आंख से एक आंसू लुढ़कता है। वो उस दिन किए गए वादे को याद करता है। वो और उसकी लॉर्ड साथ मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। बार बार वो खुद से पूछता है, आखिर मेरी लॉर्ड कैसे भूल सकती है वो पवित्र वादा जो हमने किया था। रूम। वर्तमान में लौटते हुए गुस्से से भरा बीहेमोथ ऐलान करता है, अब मैं खुद इस ग्रह पर राज करूंगा। दुनिया को याद दिला दूंगा कि मैं डेमन आर्मी का दूसरा कमांडर हूं। लेकिन उसका यह नाटकीय भाषण वहीं रुक जाता है, जब एक जोड़ा वहां आकर पूछता है, ये आखिर है क्या चीज? बीहेमोथ पसीने पसीने हो जाता है। आदमी हंसते हुए कहता है, सोल के बीच में हाथी। वो बीहेमोथ की सूंड पकड़ लेता है, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड मोबाइल से फोटो खींचती है। दोनों तब चौंक जाते हैं जब वो नन्हा हाथी बोल उठता है, मुझे छोड़ दो, मूर्ख इंसानों। अब वो समझ जाते हैं कि ये बोलने वाला हाथी लाखों का हो सकता है। दोनों तय करते हैं कि इसे उठाकर ले चलते हैं। बीहेमोथ हैरानी और गुस्से में चिल्लाता है, तुम मेरी हिम्मत कैसे कर सकते हो मुझे अगवा करने की? दूसरी ओर मालसुक सड़कों पर टहलते हुए खुशी खुशी माय फर्स्ट पेट नाम की किताब पढ़ रही होती है। गानवू उसके साथ चल रहा होता है और चेतावनी देता है, चलते हुए मत पढ़ो, गिर जाओगी। मालसुक शिकायत करती है, इस किताब में हाथियों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। तभी एक मोटरसाइकिल तेजी से गुजरती है, जिस पर वही जोड़ा बैठा है, और उनके पीछे बंधा हुआ बीहेमोथ जोर जोर से चीख रहा है, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हें शाप दूंगा। गानवू घबरा जाता है, मालसुक, उन्होंने बीहेमोथ को उठा लिया। वो पीछे मुड़कर देखता है, मालसुक गायब। वहां बस उसके खड़े होने की हल्की छाया बची होती है। व्रूम। मोटरसाइकिल सड़क पर दौड़ रही है। बीहेमोथ लगातार चिल्ला रहा है, छोड़ो मुझे, कमजोर इंसानों। वो दोनों हंसते हुए कहते हैं, बहुत मजेदार है ये तो, अगर ज्यादा हिला तो फेंक देंगे नीचे। अचानक लड़की पीछे देखती है और उसकी आंखें चौड़ी रह जाती है, क्योंकि उनके पीछे कोई दौड़ता हुआ साया नजर आ रहा है। डेश। चमकती सफेद आंखें, बिजली जैसी रफ्तार। मालसुक सड़क के बीचों बीच दौड़ रही है, आंखों में भयंकर गुस्सा। जोड़ा डर के मारे चिल्लाता है, जब मालसुक पल भर में मोटरसाइकिल तक पहुंच जाती है और पीछे से पकड़ लेती है। अब उसकी आंखें खुनसी लाल हो जाती है। वो ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में कहती है, वापस दो। थ्राइन। उसका एक पंच बाइक और जोरे दोनों को आसमान में उड़ा देता है। वो बीहेमोथ को अपनी बाहों में पकड़ती है और धीरे से कहती है, ये मालसुक का पालतू है। वूश। गानवू और एक और छात्र अविश्वास में देख रहे हैं। वो अपहरण करने वाले अब आसमान में बिंदु बन चुके हैं। बीहेमोथ डरते हुए ऊपर देखता है, क्या हमें एम्बुलेंस बुलानी चाहिए? खतरा खत्म होने के बाद मालसुक मीठे स्वर में झुककर पूछती है, क्या तुम ठीक हो मेरे पेट? जाऊं। बीहेमोथ जमीन पर कूदता है और झुककर अपनी लॉर्ड को सलाम करता है। फिर आंसू भरी आंखों से कहता है, आपने वो पवित्र वादा कैसे भूल गईं? मालसुक शांति से जवाब देती है, मतलब वो वादा कि हम साथ मिलकर दुनिया जीतेंगे। बीहेमोथ हैरान रह जाता है, तो आपको याद था, फिर आपने अनजान क्यों बना? वो ठंडे लहजे में कहती है, क्योंकि मुझे स्कूल जाना था।
और तुम बहुत परेशान कर रहे थे। फिर वो झुककर अपना हाथ बयाती है। एफ भावनाओं से भरकर बीहेमोथ उसकी बाहों में कूद जाता है, रोते हुए माफी मांगता है। माफ करना मेरी लॉर्ड। मालसुक की आंखें गहरी हो जाती है, चेहरा गंभीर। बीहेमोथ घबराकर पूछता है, क्या हुआ? वो उसे अपनी बाहों में थामे हुए बस कहती है। फो बीहेमोथ अवाक रह जाता है, समझ नहीं पाता कि वो क्या करने वाली है। कन्फ्यूजर क्रैक मालसुक का अगला आदेश, बैठो। बीहेमोथ के शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है। वो डर के मारे कांपता हुआ विनती करता है, मेरी लॉर्ड प्लीज ऐसा मत करें। पर देर हो चुकी होती है। एक झनके में उसका शरीर पत्थर बनकर टूट जाता है। मालसुक मुस्कुराते हुए कहती है, गुड बॉय। तभी गुआन वू वहां पहुंचता है। बीहेमोथ, जो कभी डेमन आर्मी का शक्तिशाली कमांडर था, टूटे हुए टुकड़ों में पड़ा है, और उसकी आखिरी विरोध भरी आवाज बस इतनी सुनाई देती है, मैं कोई पालतू नहीं हूं। डिंग सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। डेमन लॉर्ड ने एक नया पेट हासिल किया है। कंस्ट्रक्शन साइन पर गुआन वू काम के बीच में बैठा वोकेबलरी फ्लैश कार्ड से पढ़ रहा है। वो इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति का मतलब रट रहा होता है। तभी एक सहकर्मी पूछता है, भाई कल के क्या प्लान है? पीछे से बाकी वर्कर बात करते हैं कि कल फैमिली के साथ टाइम बिताने का परफेक्ट दिन है। गुआन वू का चेहरा जम जाता है। कल चिल्ड्रंस डे है। दूसरी तरफ मालसुक के स्कूल में टीचर बड़ी उत्साह से घोषणा करती है, बच्चों कल छुट्टी है, सब अपने पेरेंट्स के साथ मजे करो। क्लास खुशी से चिल्लाती है, वाह। सारे बच्चे अपनी प्लानिंग में व्यस्त है, जबकि मालसुक चुपचाप अपनी कॉपी में कुछ ड्रॉ कर रही होती है। क्रोन इस बीच गुआन वो शहर के ऊपर वाले अपार्टमेंट से नीचे देखता है, माथे पर शिकने। वो सोच रहा होता है, इस महीने खर्चे वैसे ही काबू में नहीं है। अब अगर उसने कोई बड़ा गिफ्ट मांग लिया तो। उसके दिमाग में पिछले साल की याद उभरती है। मालसुक ने $350 का हड्डियों वाला मॉडल स्केलेटन मांगा था। वो सोचता है, इस बार तो मना भी नहीं कर पाऊंगा। एक खुशहाल परिवार को साथ चलते देख वो धीरे से सांस छोड़ता है। कितना अच्छा होता अगर हमारी लाइफ भी इतनी नॉर्मल होती। सीढ़ियां उतरते हुए वो मन ही मन चिल्ला रहा होता है, आखिर चिल्ड्रंस डे जैसी बेवकूफ़ी भरी छुट्टी बनाई ही किसने थी। वो दुआ करता है, बस आज का दिन बिना किसी ड्रामे के निकल जाए। तभी नीचे से कोई आवाज लगाता है, गुआन वू। वो देखता है, मालसुक सड़क के पार खड़ी है। वो नर्वस मुस्कान के साथ कहता है, चलो घर चलते हैं। पर मालसुक बस उसका नाम दोहराती रहती है। ठं ठं उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे पता है कुछ आने वाला है। वो अपनी स्कूल की बातें बताने लगती है, और गुआन वो मानसिक रूप से तैयार होता है, लो अब गिफ्ट मांगेगी। लेकिन इसके बजाय वो मुस्कुराते हुए एक ड्राइंग दिखाती है, एक गुलाबी हाथी। गुआन वो कुछ समझ नहीं पाता। वो ड्रामा छिपाते हुए कहता है, वाह, फिर से एक आग लगाती आर्टवर्क बना दिया। पर तभी उसके दिमाग में एक विचार कौंधता है, रुको, क्या उसे पता भी नहीं कि कल चिल्ड्रंस डे है? वो सोचता है, शायद वो क्लास में ड्रॉ करने में इतनी व्यस्त थी कि ध्यान ही नहीं दिया। उसके चेहरे पर राहत आ जाती है। कमाल है, पूरी तरह बेखबर है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। वो थोड़ा गिल्टी महसूस करता है। चलो उस बार जाने दो। जो नहीं जानती वो मांग भी नहीं करेगी। एक नज़र अपने बैंक अकाउंट पर डालता है, बैलेंस बस कुछ रुपए का बचा है। वो मन ही मन वादा करता है, गिफ्ट नहीं दे सकता, लेकिन टाइम जरूर दूंगा। लेकिन तभी पीछे से एक बच्चा चिल्लाता है, मालसुक। वो लड़का है, जी हुनहान। वो उत्साहित होकर पूछता है, तुम कल चिल्ड्रंस डे पर क्या करने वाली हो? गुआन वो अंदर ही अंदर घबरा जाता है, नहीं, ये मत पूछ। जीहुन डींगे मारते हुए कहता है, मेरे मम्मी पापा ने मुझे नए खिलौने, डिजाइनर कपड़े सब दिलाए हैं। गुआन वो जल्दी से टॉपिक बदलने की कोशिश करता है, अरे वो तो बढ़िया है, लेकिन मालसुक तो। तभी जीहुन शर्माते हुए पूछता है, मालसुक, क्या तुम कल मेरे घर आना चाहोगी? गुआन वो दंग रह जाता है। पर किस्मत उसके साथ है, क्योंकि मालसुक ने उसे सुना ही नहीं। वो अपनी ड्राइंग में इतनी खोई हुई है कि आसपास की दुनिया उसके लिए जैसे म्यूट हो गई हो। नरेशन बताता है, इंसानों से उसकी गहरी नफरत के कारण उनकी बातें सचमुच उसके एक कान से अंदर और दूसरे से बाहर चली जाती है। डेश मौका देखते ही गुआन वो मालसुक को पकड़कर भाग पड़ता है।
माफ करना, चिल्लाते हुए वो दौड़ता है, जबकि मालसुक पीछे से हंसते हुए कहती है, पिग्गी बैक राइड चाहिए। उफ, वो खुशी से चिल्ला रही है, वाह, कितना मजेदार है। और गुआन वो चारों हाथ पैरों पर रेंगता हुआ सोच रहा है, भगवान, बस जिंदा घर पहुंच जाओ। लेकिन तभी उनकी शांति यात्रा टूट जाती है। एक जाने पहचाने डरावने स्वर से, मेरे पास एक शानदार खबर है। गुआन वू का चेहरा सफेद पड़ जाता है। स्प्रिंग बीहेमोथ छलांग लगाकर सीन में आता है, घोषणा करता है, चिल्ड्रन डे दुनिया पर कब्जा करने का परफेक्ट मौका है। गुआन वू के होश उड़ जाते हैं। बस यही बाकी था। अगर ये प्लान बच्चों से जुड़ा है, तो मालसुक तो जरूर इसमें कूद पड़ेगी। वो घबरा कर चिल्लाता है, रुको। स्क्रीच बीहेमोथ अपने छोटे पैरों से फिसलता हुआ रुक जाता है। गुआन वो धीरे से मालसुक को फुसफुसाता है, कुछ बोलने से पहले, बस। पर बीहेमोथ गुस्से में चिल्लाता है, एक इंसान मुझे खड़र देगा, ये धृष्टता है। वो अपनी लॉर्ड की तरफ मुड़ता है, मेरी बात सुनिए, मेरे पास कल के लिए एक महान योजना है। लेकिन मालसुक एक उंगली होठों पर रचकर कहती है, नो बार्किंग। सूट शडर महान डेमन कमांडर उसी पल घुटनों के बल गिर जाता है, पूरा शरीर कांपता हुआ। फ्लॉप मालसुक उसके सिर पर हाथ फेरते हुए गर्व से पूछती है, गुआन वू, मैं अच्छी ट्रेनर हूं ना? वो थकी मुस्कान के साथ जवाब देता है, हाँ, तुम बेस्ट हो। फिर वो कहती है, अब इसे घर भेजने की ट्रेनिंग करनी होगी। उसी पल उसके चारों ओर एक काली डार्क आभा फैलती है। अब जूम वहूश बीहेमोथ सीधा सड़क पर उड़ जाता है और गुआन वो थककर बुदबुदाता है, खाने में एक्स्ट्रा फूड दूंगा, बस शांत रहो। खतरा पलते ही वो राहत की सांस लेता है। आखिरकार अब घर चलते हैं। लेकिन जब वो मुड़कर देखता है, मालसुक फिर गायब। वहां बस उसकी चमकती हुई परछाई बची होती है। वो सिर पकड़कर चिल्लाता है, नहीं, फिर से नहीं। उसे पता है अब क्या होने वाला है। दूर सड़क के पार मालसुक मिंट चॉकलेट चिप आइसक्रीम की ओर दौड़ रही है। गुआन वो पीछे से चिल्लाता है, रुको, ऐसे भागते नहीं। दोनों के बीच ये अफरातफरी एक और औरत का ध्यान खींच लेती है। बैट बम्प गुआन वो का दिल डूब जाता है जब वो पहचानता है, वो मालसुक की टीचर मिस मा है। वो घबराकर जल्दी से टॉपिक बदलने की कोशिश करता है, अरे मिस मा, कैसी है आप? पर अंदर से दुआ करता है, बस प्लीज चिल्ड्रंस डे का नाम मत लेना। लेकिन उसकी किस्मत खराब। मिस मा मुस्कुराते हुए कहती है, वॉलेट घर पर भूल गए। कोई बात नहीं, मैं मालसुक को आइसक्रीम दिला देती हूँ। वो मालसुक का हाथ पकड़कर दुकान की ओर चल देती है। गुआन वो सिर पकड़ लेता है, ओए नो, अब गया काम से। वो जानता है कि सुपरमार्केट में इस समय क्या लगा होता है। बड़ी सी बैनर झूल रही है, चिल्ड्रंस डे टॉय फेयर 50% ऑफ। मालसुक की नज़र ऊपर उठती है। वो सब देख चुकी है। गुआन वो बस माथा पकड़कर वहीं गिर जाता है। सब खत्म। स्टॉम्प स्टॉम्प नया मिशन शुरू। मालसुक आत्मविश्वास से भरी आगे बढ़ती है, जबकि मिस मा हैरान। गुआन वो अब उम्मीद छोड़ देता है। ठीक है, जो लेना है ले लो, बस सस्ता होना चाहिए। वो खिलौनों के सेक्शन में जाती है। सामने महंगे बिल्डिंग सेट्स, गुड़िया, गेम्स सब कुछ है। वो उसके सामने रुकती है। गुआन वो हार मानते हुए कहता है, ठीक है, जो चाहो ले लो। लेकिन मालसुक खिलौना नहीं उठाती। वो एक छोटी सी लाल कार्नेशन फूल हाथ में लेकर उसकी तरफ बहाती है। उसकी आंखों में देखती है और बस कहती है, ये लो। गुआन वो वही खड़ा रह जाता है, बिल्कुल निशब्द। मालसुक वापस उस डिस्प्ले की ओर मुड़ती है जिसे वो असल में देख रही थी। वो महंगे खिलौने नहीं थे, बल्कि पेरेंट्स डे के लिए रथी कृत्रिम लाल कार्नेशन की टोकरी थी, जो बस $1 प्रति फूल बिक रही थी। सीन ओपन होता है। लाल कार्नेशन के खूबसूरत गुलदस्ते पर, जिसमें लिखा है, माँ और पापा के लिए प्यार से, फ्लैशबैक शुरू होता है। एक मुस्कुराती हुई महिला फूलों का गुलदस्ता थामे बेहद खुश है। वो अपने बेटे की तारीफ करती है, तू कितना प्यारा बेटा है। मजाक में उसे छेड़ती है, अगले साल भी ऐसे ही फूल लाना। वो याद मालसुक के जहन में गहराई तक उतर जाती है। वो फूलों को ध्यान से देखती है और सोचती है, कार्नेशन। महिला फिर मालसुक की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, शायद अगले साल तुम भी अपनी मम्मी को ऐसे फूल दोगी। फ्लैशबैक खत्म होता है।
अब मालसुक चुपचाप समझ जाती है, अगर वो अपनी माँ को फूल नहीं दे सकती तो वो गुआनवू को देगी, और वही वो करती है। खिलौनों की गलियारे के बीच खड़ी होकर वो बस एक लाल फूल उसकी ओर बहा देती है और कहती है, ये लो। गुआनवू की आंखें चौड़ी रह जाती है। उसके चेहरे पर सच्ची, निश्चल खुशी की मुस्कान फैल जाती है। वो पूरी तरह पिघल जाता है। लेकिन उसका ये पल ज्यादा देर टिकता नहीं। मालसुक तुरंत पूछती है, अब मेरा चिल्ड्रंस डे गिफ्ट कहाँ है? वो गर्व से कहती है, मुझे क्रेयंस चाहिए। मिस मा चैन की सांस लेती है। अच्छा है, ये तो सस्ता गिफ्ट होगा। पर मालसुक तुरंत चोरती है, वो वाले स्पेशल अल्ट्रा एक्सपेंसिव क्रेयंस जो मैंने टीवी पर देखे थे। गुआनवू का चेहरा जम जाता है। क्या? वो तो पूरे महीने के खाने के पैसे हैं। मालसुक खिड़की से शहर की ओर देखते हुए जिद में कहती है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सूरज ढलता है। एक और थकाऊ दिन बीत जाता है। गुआनवू घर लौटते हुए बुदबुदाता है। अब शरीर का हर हिस्सा दुख रहा है। वो सोचता है, शायद 3 नौकरियां एक साथ करना अब हद से ज्यादा हो गया है। स्टैगर, स्टैगर। वो लड़खड़ाता हुआ चलता है। लेकिन तभी उसे किसी की जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। एक नीले बालों वाला बच्चा जो एक कैफे के बाहर रोते हुए खड़ा है। वो गिड़गिड़ाता है, कृपया मुझे अंदर जाने दो, मेरी बैटरी खत्म होने वाली है। वो नाटकीय अंदाज में चिल्लाता है, अगर मेरी बैटरी बंद हो गई तो मैं इंसानियत को बचा नहीं पाऊंगा। गुआनवू उसे देखकर सोचता है, ये मुसीबत मुझे क्यों मिली है? मैं इसमें नहीं पड़ने वाला। वो धीरे से पीछे हटने लगता है, टिप-टो। लेकिन बच्चे की नज़र उस पर पड़ जाती है। वो चीखते हुए उसकी तरफ कूदता है और उसकी टांगों से चिपक जाता है। प्लीज, मेरे लिए एक ड्रिंक खरीद लो। गुआनवू मना करता है, नहीं, लेकिन तुम मेरे घर पर आकर चार्ज कर सकते हो। बच्चा रोते हुए उसे झूठा कहता है, तुमने पिछली बार भी मुझे पार्क में छोड़ दिया था। मैं बंद नहीं होना चाहता। कैफे का मालिक परेशान होकर कहता है, कृपया अपनी ये ड्रामा कहीं और लेकर जाओ। गुआनवू बच्चे को हटाने की कोशिश करता है। कॉफी की कीमत देखिए आजकल। तभी पीछे से एक नई आवाज आती है, गुआनवू। वो ऊपर देखता है। अरीम हान, बिल्डिंग की ओनर, मुस्कुराते हुए खड़ी है। वो कहती है, अरे, तुम दोनों तो जाने पहचाने लगते हो। हिकअप। वो आज बहुत अच्छे मूड में है और उदारता से कहती है, चलो मिनाई, जो चाहो ऑर्डर करो। अंदर का सीन। मिनाई खुशी खुशी पास्ता खा रही है और साथ में अपनी बैटरी चार्ज कर रही है। वो गुआनवू को छेड़ते हुए कहती है, तुम तो सच्चे कंजूस अंकल हो। और फिर दूसरा प्लेट मंगवाती है, 1 मोर पास्ता। गुआनवू शर्माते हुए कहता है, थोड़ा बचा दो, पैक करवा लेंगे। कई दिनों से गरम खाना नहीं खाया। उसकी ये बात सुनकर अरीम थोड़ा सोच में पड़ जाती है। वो धीरे से मिनाई से पूछती है, तुम रहती कहाँ हो? मिनाई आराम से पास्ता चबाते हुए जवाब देती है, पार्क में। वही लोकल प्लेग्राउंड। दोनों के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। अरीम यकीन नहीं कर पाती। आज की कहानी यहीं पर खत्म करते हैं। 200 लाइक का टारगेट रखते हैं, आएगा तो उसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे।